बायोस्टैटिस्टिक्स BSN 6 सेमेस्टर। आज हमारे पास बायोस्टैट्स का बिल्कुल आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 15, और इस यूनिट का नाम है वन वे एनोवा। ये एक बायोस्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। सर बख्तियार अली शाह की स्लाइड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा इससे पहले कि हम ये स्लाइड्स वाकई में स्टार्ट करें और इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस को हम समझें, तो बेहतर हो कि पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पता हो, उसके बाद भी हम एनोवा को डिस्कस करें ताकि आपको कोई बात समझ में आए। सबसे पहले तो कुछ शराइत हैं एनोवा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। फ़र्ज़ करें आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, डाटा आपको किसी ने कोई डाटा दिया है, वो डाटा क्वांटिटेटिव हो। याद रखें, सबसे पहली शर्त क्वांटिटेटिव डाटा हो, ठीक है। अब आपको ये पता है कि क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर जो टेस्ट अप्लाई होता है वो तो कोरिलेशन टेस्ट है। यूनिट नंबर 13 अगर आपको याद है, कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई होता है क्वांटिटेटिव डाटा पे। तो फर्ज कीजिए अगर आपके पास कोई डाटा है और वो कम से कम 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यानी अगर आपके पास कोई डाटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर कोई डाटा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है तो कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम से कम 3 ग्रुप्स हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और क्वांटिटेटिव डाटा है तीनों में, तो फिर आपके पास 3 ग्रुप्स आ गए। अब इन ग्रुप के मीन होंगे, यानी ग्रुप 1 का मीन, ग्रुप 2 का मीन, ग्रुप 3 का मीन, ठीक है। X1, X2, X3, ये 3 ग्रुप्स हैं और इनके मीन्स हैं, ठीक है। अब बज़ाहिर आपने देखा कि ग्रुप 1 में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ग्रुप 2 में डाटा पड़ा हुआ है और ग्रुप 3 में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, और ये ग्रुप 1 का मीन है, ग्रुप 2 का मीन है और ग्रुप 3 का मीन है, यानी मीन डाटा है उसका। अब बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ग्रुप 1 का डाटा, ग्रुप 2 का डाटा, ग्रुप 3 का डाटा ये आपस में डिफरेंट है, ठीक है, ये आपस में सेम नहीं है। आपको बज़ाहिर डाटा देखकर, ऑब्जर्व करके, आपकी ऑब्जर्वेशन कहती है कि ये तीनों ग्रुप्स जो हैं इनमें जो डाटा है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अभी तक बायोस्टैट्स आपने इतनी पढ़ी है तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई है कि सिर्फ ज़बानी कलामी बात कर देना कि तीनों ग्रुप्स के अंदर जो डाटा है वो डिफरेंट है, इतना काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी बात प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। और प्रूफ कैसे करते हैं? बायोस्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, तीनों में डिफरेंट डाटा है, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, आपकी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हाइपोथेसिस बनेगी। क्या बनेगी? हाइपोथेसिस। आपकी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, और वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपने क्या कहा कि ये जो मीन्स हैं ऑफ ऑल द ग्रुप्स, मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है। ये आपकी एक हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जबकि इसके ऑपोजिट में नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि मीन्स जो हैं, तमाम ग्रुप्स के जो मीन्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल है या आप कह सकते हैं कि सेम है। ये क्या होती है? नल हाइपोथेसिस बन जाती है। अब इस नल हाइपोथेसिस को आपने क्या करना होगा? इस नल हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना होगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। 3 आपके पास ग्रुप्स हैं और डाटा भी क्वांटिटेटिव है। तो अगर क्वांटिटेटिव डाटा हो, 3 ग्रुप्स हों, तो फिर टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होगा? उसका जवाब है कि आपको एनोवा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास ये एनोवा टेस्ट की बात यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले आपको मैंने एक बैकग्राउंड बताया है कि कोई डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो और 3 ग्रुप्स हों, कम से कम, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3 ग्रुप्स हों, और आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि तीनों ग्रुप्स में डाटा डिफरेंट है, और नल हाइपोथेसिस कहती है कि तीनों ग्रुप्स में डाटा सेम है। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना होगा, और उस टेस्ट का नाम है एनोवा टेस्ट। तो यहाँ तक आपको बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद एनोवा टेस्ट आप अप्लाई कैसे करते हैं
ये सारी बातें अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो ये वो 3 ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आपने एनोवा टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। एक आपके पास है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि तमाम ग्रुप के जो मीन्स हैं, मीन वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि तमाम ग्रुप्स के जो मीन है वो सेम है। तो आपने क्या अप्लाई करना है, एनोवा टेस्ट अप्लाई करना है। अब आप समझिए कि ये एनोवा क्या चीज़ होती है। ये जो एनोवा टेस्ट है, एनोवा, इसके लफ्ज़ को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये होता है। क्या मतलब हुआ वेरिएंस, तो अब मैं क्या बताऊं, यूनिट नंबर 3 से हम इस वेरिएंस को डिस्कस कर रहे हैं। हर जगह पे वेरिएंस का कंसेप्ट आता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का एक बेसिक फार्मूला है, अगर आपको पता हो, समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। ये एक एनालिसिस का फार्मूला है। आपने क्या करना है, देखिए 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स को देखना है कि क्या ये जो ग्रुप्स हैं इनका डाटा सेम है या डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक ग्रुप का मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ग्रुप 1 का मीन लेना पड़ेगा, आपको ग्रुप 2 का मीन लेना पड़ेगा, आपको ग्रुप 3 का मीन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो है मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना है। ग्रैंड मीन का मतलब कि ग्रुप 1 का पहला डाटा, पहला इंडिविजुअल, यहाँ से लेकर ये तमाम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और आखिरी ग्रुप 3 के आखिरी इंडिविजुअल तक, ग्रुप 1 के पहले इंडिविजुअल से लेकर ग्रुप 3 के आखिरी इंडिविजुअल तक, ये तमाम डाटा एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा मीन लेना होगा, जिसको आप कहोगे ग्रैंड मीन, x डबल बार, इसको ग्रैंड मीन कहेंगे, ठीक है। तो आपने पहले हर एक ग्रुप का अलग अलग से मीन कैलकुलेट किया, फिर तमाम ग्रुप्स को एक साथ इकट्ठा करके एक ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर लिया। तो देखें ये आपके पास मीन तो कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपने हर एक इंडिविजुअल को मीन में से माइनस करना है, यानी कि आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्या मतलब वेरिएंस का, कि आपने देखना है कि ये जो डाटा है ग्रुप 1 का, इसके बिटवीन किस किस तरह की वेरिएंस आती है। फिर ग्रुप 2 का डाटा जो है इसके बिटवीन किस तरह से वेरिएंस आती है, और फिर ग्रुप 3 का जो डाटा है इसमें किस तरह की वेरिएंसेस आती हैं। यानी कि हर एक ग्रुप में आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी होगी। वेरिएंस के लिए जो सिंबल होता है वो एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर भी कह सकते हैं, या इसकी जगह डबल एस भी लिख सकते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या करना है, हर एक ग्रुप में अलग से वेरिएंस कैलकुलेट करनी होगी। इसको हम कहते हैं SSW, वेरिएंस विद इन द ग्रुप। हर एक ग्रुप की अलग अलग से वेरिएंस कैलकुलेट करना। उसके बाद आपने इन इंडिविजुअल ग्रुप्स का आपस में भी वेरिएंस कैलकुलेट करनी है कि इस ग्रुप और इस ग्रुप के बिटवीन क्या डिफरेंस है, या इस ग्रुप और इस ग्रुप के बिटवीन क्या डिफरेंस है, या इन तमाम टोटल ग्रुप्स में टोटल वेरिएंस क्या है, टोटल डिफरेंस क्या है। इसको कहते हैं SSB। बी का मतलब बिटवीन द ग्रुप्स। तो वेरिएंस 2 तरह की कैलकुलेट करनी है, एक है वेरिएंस विद इन द ग्रुप और एक है वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। और ये SS क्यों क्या है, सम ऑफ स्क्वायर। ये देखिए, ये आप स्क्वायर कर रहे हो और ये सम ले रहे हो, तो सम ऑफ स्क्वायर्स। जब आप ये सम ऑफ स्क्वायर्स ले लेंगे ना, तो उसके बाद आपने इसको किस पे डिवाइड करना है, n-1। n-1 क्या है, आपको भी ये बड़े पुरानी बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। n- क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वेरिएंसेस आ गई हैं, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगी। वेरिएंस कैलकुलेट हो जाए तो फिर आपने अप्लाई कर देना है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट होता है आपके पास मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप डिवाइड बाय मीन ऑफ स्क्वायर
विद इन द ग्रुप। ये छोटा सा फार्मूला है। ये मीन ऑफ स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये आपने यहाँ पे खुद कैलकुलेट किया है। जिस तरह आप ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप और मीन ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप डिवाइड कर लोगे तो एफ टेस्ट की एक वैल्यू आ जाएगी। फर्ज करें एक्स एक वैल्यू है, वो क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, इस तरह एक टेबल होता है, टेबल वैल्यू आपने देख लेनी है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू का आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर तो टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। बस यही एनोवा टेस्ट होता है। तो एनोवा में बेसिकली क्या है, एनोवा इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट करनी है हर एक ग्रुप की अलग अलग, उसका मतलब एनालिसिस विद इन द ग्रुप, और फिर इन ग्रुप्स को आपस में कंपेयर भी तो करना है कि क्या इन ग्रुप में वेरिएंस एक तरह की है कि नहीं है। तो वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप, तो दो तरह की वेरिएंसेस कैलकुलेट हो रही हैं, वेरिएंस विद इन द ग्रुप, वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन चाहिए, तो आप हर एक ग्रुप का अलग से मीन कैलकुलेट करोगे और आखिर में तमाम ग्रुप्स का एक ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर लोगे। तो ग्रैंड मीन आएगा, वेरिएंस आएगी, एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान कंसेप्ट है, मैंने जितनी हो सके कोशिश करूंगा आपको सादा अल्फाज में समझा सकूं। बस कुछ ज़रूरी बातें याद रखें कि ये एनोवा कब अप्लाई होता है। पहली बात, क्वांटिटेटिव डाटा पे। दूसरी बात, कम से कम 3 ग्रुप्स हों, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी बात, एनोवा परफॉर्म करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, ये 2 वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम फैक्टर भी कहते हैं। ये वो वेरिएबल है जिसकी बुनियाद पर आपने इन ग्रुप्स को क्लासीफाई किया है, ग्रुप्स को अलग अलग क्लासीफाई किया है। और जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं, वो दरअसल मेजरमेंट है। आप इनके मीन्स को आपस में कैलकुलेट कर रहे थे, तो कोई वेरिएबल होगा ना जिसको कैलकुलेट करे हो, कोई स्टूडेंट्स के स्कोर्स होंगे या कोई हाइट होगी, वेट होगा, इस तरह से। तो ये क्या है, बेसिकली ये वो रिस्पॉन्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं कि अच्छा, एक दूसरी बात, ये जो स्लाइड का बैकग्राउंड था वो दरअसल बहुत डार्क ब्राउन सा था, तो वो मैंने वाइट कलर में चेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा आसानी से मैं आपको समझा सकूं। ये वही स्लाइड्स हैं जो सर बख्तियार की हैं, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। सो वन वे एनोवा क्या होता है? वन वे एनोवा, वन वे क्यों है? एनोवा तो मैंने कह दिया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे, अच्छा वन वे की जगह ये टू वे भी होता है, यानी टू वे दूसरी टाइप है। अगर तो आप एक ही वेरिएबल को टेस्ट करते हो तो वन वे है, अगर 2 वेरिएबल को टेस्ट करेंगे तो टू वे होगा, 2 से ज़्यादा वेरिएबल को टेस्ट करेंगे तो मल्टी वेरिएट एनोवा होगा। तो यानी एनोवा वन वे क्यों है? क्योंकि आप एक सादा सा वेरिएबल टेस्ट करते हैं। सो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द क्लेम दैट 3 और मोर पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। अगर कोई क्लेम करता है कि तीनों पॉपुलेशन के मीन्स, तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स के मीन अगर सेम हैं, कोई इस तरह से दावा करता है कि इसका मीन इक्वल है इसके मीन के और इसका मीन इसके मीन के इक्वल है, तो फिर आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? वन वे एनोवा अप्लाई करोगे। ये बिल्कुल टी टेस्ट की तरह होता है, लेकिन टी टेस्ट में 2 सैंपल आते हैं, यहाँ 3 है। वेरिएबल जैसे मैंने बात की, एक होता है फैक्टर, एक होता है रिस्पॉन्स। तो जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी बेस पर आपने ग्रुपिंग की है। जबकि रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा होता है? जिसको आप कंपेयर करते हो, जिसको आप कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। और ये के क्या है? के मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। 3 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, तो के आपको नंबर बताता है कि 6 है, के इज इक्वल टू 6 मतलब 6 ग्रुप हैं, के इज इक्वल टू 3 यानी 3 ग्रुप्स हैं। The one way is because each value is classified in exactly one way. One way क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक ही वैल्यू को वहां पे कंपेयर करते हो। अच्छा, कुछ कंडीशंस या एजम्पशंस हैं। द डाटा रैंडमली सैंपल्ड है, सारी सैम्पलिंग हुई है रैंडमली, और आप एज्यूम करते हो कि ईच पॉपुलेशन एज्यूम्ड इक्वल, तमाम पॉपुलेशन की जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है। सिर्फ हमारी एजम्पशंस है, बाद में तो हमने खुद कैलकुलेट करना है ना उसको। तो हाइपोथेसिस बन जाती है।
कि आपके पास स्टार्टिंग बात हाइपोथेसिस से होती है कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ठीक है, ये 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप। क्या कहती है नल हाइपोथेसिस कि जो ग्रुप 1 का मीन है वो इक्वल है ग्रुप 2 के मीन के, और ये इक्वल है ग्रुप 3 के मीन के, यानी तीनों में कोई फर्क नहीं है, ये तमाम मीन्स आपस में इक्वल हैं। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि ये तीनों आपस में सेम नहीं है, एटलीस्ट कोई एक इनमें से डिफरेंट है। अच्छा जी, अब आते हैं एग्जाम्पल पे जिसको हमने सॉल्व करना है और इस कंसेप्ट को समझना है। क्या है कि एक बार एक स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो रही थी, तो जो टीचर था उसने क्या देखा कि स्टूडेंट्स जो है 3 रोज में डिवाइडेड हैं। जो सबसे फ्रंट पे बैठे हैं वो स्टूडेंट्स, जो मिडल में बैठे हैं वो स्टूडेंट्स, और जो बैक साइड पे बैठे हैं बैक बेंचर्स, 3 रोज बनी हुई हैं, यानी 3 रो में स्टूडेंट्स डिवाइडेड हैं। इंस्ट्रक्टर जो उनका जो टीचर है उसने ये नोट किया है कि जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं वो ज़्यादा अटेंटिवली क्लास लेते हैं, जबकि जो मिडल पे या जो बैक पे बैठे हुए हैं वो क्लास अटेंटिवली नहीं लेते और अक्सर मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो अटेंटिवली क्लास नहीं ले रहे। अब वो ये देखना चाहता है कि जितने स्टूडेंट्स पीछे पीछे बैठे हैं क्या वो एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना फ्रंट बेंचर्स हैं। कहते हैं कि ही वांटेड टू सी इफ द स्टूडेंट्स फर्दर अवे, जितने स्टूडेंट्स दूर दूर हैं यानी जितने स्टूडेंट बैक साइड पे हैं, क्या वो एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रंट स्टूडेंट्स, मिडल स्टूडेंट्स और बैक बेंचर्स, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि फ्रंट स्टूडेंट्स, मीन ऑफ द फ्रंट इक्वल है मीन ऑफ द मिडल एंड मीन ऑफ द बैक बेंचर्स, के फ्रंट वाले ग्रुप, मिडल वाला ग्रुप और बैक बेंचर्स, तीनों ग्रुप्स का एग्जाम बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, तीनों की जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। ये क्या है? नल हाइपोथेसिस है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसा नहीं कहती। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ज़्यादा जाहिर है कि जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं वो ज़्यादा अच्छा अटेंटिव क्लास ले रहे हैं, तो वो एग्जाम भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिडिल वाले उनसे थोड़े कम होंगे लेकिन बैक बेंचर से फिर भी अच्छे होंगे। ये तो क्या है कि बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन है। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो देखें फ्रंट बेंचर्स का स्कोर चेक करें, 82, 83, 97, 93, 55, 67, 53, तो इस तरह का स्कोर है। मिडिल में देख लें तो 83, 78, 60, 61, 77, 54, 69, 51, 63, और बैक बेंचर्स देख लें 38, 59, 55, 66, 45, 52, 52, 61। तो आपको क्या लग रहा है? फ्रंट बेंचर्स देखें 82, 83, 97, 93, यानी आधे से ज़्यादा जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनके बहुत हाई स्कोर्स आए हैं। मिडिल में देखें तो 83 वाला भी है और 78 वाला भी है, तो यानी कि जो मिडिल वाले हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन फ्रंट वालों जितने अच्छे स्कोर परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, बहरहाल अच्छा स्कोर परफॉर्म किया है। बैक बेंचर्स देख लें, कोई 38 पे सिर्फ पास हुआ है, कोई 59 देख लें। अच्छा 38 वाला अभी KMU के रूल्स के मुताबिक तो 60 पे पास होता है, तो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये फेल, ये फेल, ये सिर्फ 2 पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। तो बैक बेंचर्स बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है? ऑब्जर्वेशंस क्या कहती है? क्या तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट इक्वल हैं? जाहिर सी बात है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ये तीनों इक्वल नहीं है, एटलीस्ट ये फ्रंट बेंचर्स तो इनसे अच्छे हैं। तो ये तो आपकी क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आपने इसको साबित करना होगा स्टैटिस्टिकली। आपने नल हाइपोथेसिस बनानी होगी और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होगा। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे ताकि आप साबित कर सकें कि आपकी नल हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 ग्रुप्स हैं, फ्रंट बेंचर्स, मिडिल बेंचर्स, बैक बेंचर्स। फ्रंट में 7 लोग थे, मिडिल में 9 लोग थे, बैक साइड पे 8 लोग थे। ये तो सैंपल साइज है, यानी n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, सैंपल साइज। अब मैंने क्या कहा था? आपने मीन कैलकुलेट करना है। मीन ऑफ द ग्रुप 1, मीन ऑफ द ग्रुप 2, मीन ऑफ द ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 का मीन है 75.71, ग्रुप 2 का मीन है 67 और ग्रुप 3 का मीन है 53.50। ठीक है,
मीन कैलकुलेट करने के बाद आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। वेरिएंस हर ग्रुप की अलग अलग के वेरिएंस, फ्रंट वाले जो स्टूडेंट है उनकी वेरिएंस क्या है, तो वो 310 आ रही है। मिडिल वाले जो हैं उनकी वेरिएंस 119 है, जबकि बैक बेंचर्स उनकी वेरिएंस 80 है। तो हर एक ग्रुप की अलग से वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपने इन ग्रुप्स को आपस में कंपैरिजंस करने होंगे। अब देखें, ये जो आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो वेरिएंस होती है ना ग्रुप्स की, वो दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक होती है वेरिएंस यानी एस बिटवीन द ग्रुप्स, और एक होती है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स और सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, आप क्या करेंगे, हर एक ग्रुप की वेरिएंस अलग अलग से लेंगे। तो जब विद इन द ग्रुप आप चेक करेंगे तो ये क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। और फिर जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने इनको आपस में कंपेयर भी करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या करेंगे, बिटवीन द ग्रुप्स भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर दें तो इससे बनेगा सम ऑफ स्क्वायर टोटल, यानी टोटल वेरिएशन आपके पास आ जाती है। तो इस तरह टोटल वेरिएंस आपने देखनी है, कंप्लीटली तीनों ग्रुप्स को एनालाइज करना है, तीनों ग्रुप्स की कंप्लीट डाटा लेना है, ताकि आप एक बेहतरीन रिजल्ट परफॉर्म कर सकें। तो आपके पास जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बिटवीन अ वैल्यू एंड मीन ऑफ अ वैल्यू, जो आपके पास है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन ए ग्रुप और दूसरे ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप्स, उसको SSB कहते हैं। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, विद यानी W से है तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, इस तरह, और फिर दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर बनेगा। नाउ एज वी सेड देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन के दो सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो आप सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप लेते हो, यानी एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप, इनके बिटवीन जो आप सम ऑफ स्क्वायर लेते हो वो किस बुनियाद पे लेते हो, वो फैक्टर की बुनियाद पे लेते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस बुनियाद पे ये तीन ग्रुप्स बने हैं। जैसे कि हमारे पास तीन ग्रुप्स किस बुनियाद पे बने थे, फ्रंट बेंचर्स, मिडिल बेंचर्स, बैक बेंचर्स। तो ये जो ग्रुप बने हैं, सिटिंग पोजीशन, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इंडिपेंडेंट सिटिंग है ना, क्लास में आगे बैठना, मिडिल में बैठना या पीछे बैठ जाना, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो स्कोर परफॉर्म करना है, स्कोर्स परफॉर्म करने, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो आप सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप लेते हो ना, वो फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो सम ऑफ स्क्वायर आप विद इन द ग्रुप ले रहे हो, तो फैक्टर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको एरर वेरिएशन भी कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाते हैं। आपने क्या करना है, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस देखनी है, विद इन द ग्रुप वेरिएंस देखनी है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको अच्छी तरह पता है, n-1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। n-1 क्यों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, फार्मूला आपको वेरिएंस का आ जाना चाहिए। यूनिट नंबर 3 से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएंस यानी s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ये वेरिएंस का फार्मूला है। n-1 का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीन्स ऑफ स्क्वायर। क्या होता है मीन्स ऑफ स्क्वायर, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी और ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दो तो आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, मीन स्क्वायर आ जाएगा, या इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, मीन स्क्वायर। ये मीन स्क्वायर बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर आया उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो मीन स्क्वायर आपके पास आ जाता है। फिर एफ टेस्ट अप्लाई करना है। एफ टेस्ट क्या है, ये देखिए, मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय मीन ऑफ स्क्वायर विद इन। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ टेस्ट का आंसर आ जाएगा। और पी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो स्टैंडर्ड 0.05 ही हम लेते हैं।
तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा मीन ऑफ एवरी ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने देखा हर ग्रुप का मीन आ गया। अब एक ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना होता है। क्या मतलब है ग्रैंड मीन का? ये जो फ्रंट बेंचर में सबसे पहला बच्चा था, यहां से लेकर मिडिल बेंचर्स और लास्ट बेंचर, बैक बेंचर में सबसे लास्ट बच्चा, वहां तक तमाम वैल्यूज को आपस में सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। यानी n1 x1, यानी ये जो पहले वाले मीन है, n1 पहला बच्चा, x1 पहला, फिर n2 x2, इस तरह n के जितने भी ग्रुप्स हैं x बार के, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर। तो इस तरह से x डबल बार यानी ग्रैंड मीन आपके पास आ जाता है। तो n1 क्या है? ग्रुप 1 में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो 7 है, ग्रुप 2 में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 9 है, और ग्रुप 3 में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 8 है। ग्रुप 1 का मीन कितना कैलकुलेट किया? आपके पास पिछली स्लाइड में टेबल में 75 था। ग्रुप 2 का मीन 67 था। ग्रुप 3 का मीन 53 था। तीनों को ऐड करें और फिर 7 + 9 + 8, यानी ग्रुप 1 के बच्चे, ग्रुप 2 के बच्चे, ग्रुप 3 के बच्चे टोटल। तो 1562 डिवाइड बाय 24, 65.08, दिस इज द ग्रैंड मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ग्रैंड मीन बड़ी ज़रूरी फिगर है। इसी फिगर को इस्तेमाल करके हमने वेरिएंस निकालना है, ग्रैंड मीन। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। पहले बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक तमाम बच्चों को इकट्ठा करें, तमाम बच्चों का मीन जो है कैलकुलेट करें, उसी को ग्रैंड मीन कहते हैं। नाउ वेरिएशन, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लीजिए। xi यानी जहां से आपने स्टार्ट लिया सबसे पहला, माइनस ग्रैंड मीन और होल स्क्वायर ले लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी। यहाँ देखिए हम इसको n-1 से अभी डिवाइड नहीं किया हमने, ठीक है। आपको वेरिएंस का फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि xi - x बार होल स्क्वायर डिवाइड समेशन आता है डिवाइड बाय n-1। अभी इसको n-1 से डिवाइड नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर का सम ले रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ले रहे हैं, और लेना भी टोटल है। तमाम को इकट्ठा करके ग्रैंड मीन के कंपैरिजन में आप तमाम स्क्वायर लेंगे। जैसे कि सबसे पहला बच्चा 82 उसके मार्क्स थे, तो 82 को ग्रैंड मीन से माइनस करके स्क्वायर लेंगे। दूसरे बच्चे के 83 मार्क्स थे, उसको माइनस करेंगे ये ग्रैंड मीन से और स्क्वायर लेंगे। इस तरह ये बच्चा और सबसे आखिरी बच्चा, इस तरह तमाम बच्चों के जो आपके पास स्कोर्स हैं उन तमाम बच्चों को आप इस तरह से लिख लेंगे और उसके ग्रैंड मीन निकाल लेंगे। तो ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर क्या आया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 5288, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अभी इसको हमने n-1 से डिवाइड नहीं किया, उसको अलग अलग से हम डिवाइड करेंगे। तो वेरिएंस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, हर एक ग्रुप का आपस में कंपैरिजन। ये देखें सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप कैसे करते हैं, समेशन i1 से लेके k तक तमाम ग्रुप्स, इस तरह ni से लेकर, और ये ग्रुप का मीन और ग्रैंड मीन। क्या मतलब, n1 पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का मीन उसको माइनस करो ग्रैंड मीन से, फिर n2 दूसरा ग्रुप, x2 दूसरे ग्रुप का मीन माइनस ग्रैंड मीन, इस तरह थर्ड ग्रुप का मीन माइनस ग्रैंड मीन। तो जब तीनों ग्रुप्स का इकट्ठे आप सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, इसको हम कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। पहला ग्रुप में 7 बच्चे थे और ये उसका मीन था और ये ग्रैंड मीन। दूसरे ग्रुप में 9 बच्चे, ये उसका मीन, ये ग्रैंड मीन। तीसरे ग्रुप में 8 बच्चे, ये उसका मीन और ये ग्रैंड मीन। तो तीनों को इकट्ठा करके आपने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप 198376। ये आपके पास एक फिगर आ गई, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। अच्छा, ये जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर है बिटवीन द ग्रुप, तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप के अंदर आपने सम ऑफ स्क्वायर लेना है विद इन द ग्रुप। 3 ग्रुप्स थे तो हर एक ग्रुप के इन बिटवीन जो है विद इन द ग्रुप क्या वेरिएंस है।
तो विद इन द ग्रुप वेरिएंस जो होती है वो वेट की जाती है टोटल इंडिविजुअल वेरिएशंस, टोटली इंडिविजुअल। इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखते हैं, हर एक ग्रुप में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको भी साथ में कंसिडर करेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? n-1। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप क्या है? यानी सम लिया आपने i1 से लेके k, यानी टोटल जितने हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-1, ठीक है, और s स्क्वायर यानी उसका सम ऑफ स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और ग्रुप 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और ग्रुप 2, इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ग्रुप 3। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप आएगा। देखें, पहले ग्रुप में टोटल बच्चे थे 7, तो 7 से 1 माइनस करेंगे 6 आ गया। दूसरे ग्रुप में बच्चे थे 9 से 1 माइनस करेंगे 8 आ गया। तीसरे ग्रुप में बच्चे थे 8 से 1 माइनस करेंगे 7 आ गया। और ये उसकी मीन है, ये पहले ग्रुप का मीन, ये दूसरे ग्रुप का मीन, ये तीसरे ग्रुप का मीन। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप जो आया वो 3386 आपके पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, ये आंसर आ जाता है। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, और ये तो वो जो आपने ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया था वहां से जो सम ऑफ स्क्वायर आया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट चीज जो आपने कैलकुलेट करनी है वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, n-1 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बिटवीन द ग्रुप अलग से कैलकुलेट करनी है, विद इन द ग्रुप अलग से कैलकुलेट करना है, टोटल अलग से कैलकुलेट करना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। अब देखें, द बिटवीन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल ग्रुप्स कितने हैं? ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, टोटल ग्रुप्स हैं 3, तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो ये देखें, जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप है वो 2 है। फिर कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप। अब विद इन द ग्रुप, पहला ग्रुप में टोटल 7 मेंबर, दूसरे ग्रुप में टोटल 9 मेंबर, तीसरे ग्रुप में टोटल 8 मेंबर। तो क्या करेंगे? 7 से 1 माइनस करें, जमा 8 से 1 माइनस करें, 9 से 1 माइनस करें, जमा 8 से 1 माइनस करें। तो 7 से 1 माइनस करेंगे 6, जमा 9 से 1 माइनस करेंगे 8, जमा 8 से 1 माइनस 7, 8 और 6 14 और 7 21। तो जो आपके पास है विद इन द ग्रुप जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 21 है। अब है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल भी बड़ा आसान है, आपके पास क्या थे ग्रुप? 7, 9 और 8। 7 प्लस 9 ये आ जाता है 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 24, इसमें से 1 माइनस करेंगे 23। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 आ जाता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों जरूरी है? आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि आपके पास यहाँ पे जो फिगर है मीन ऑफ स्क्वायर, वो कैसे है कि इसको आपने अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर लेना है। जैसे 90 बिटवीन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 है। तो 1902 को 2 पे डिवाइड करें, 3386 को 21 पे डिवाइड करें, 5288 को 23 पे डिवाइड करें, तो आपके पास मीन ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये है वेरिएंस, आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। वेरिएंस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से यानी n-1 से डिवाइड करना लाजमी है। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। किस तरह से? वेरिएशन को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस भी आ जाएगी और विद इन द ग्रुप वेरिएंस भी आ जाएगी। तो देखें 1902 बिटवीन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर था, 2 से डिवाइड करें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 951, दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, और मीन ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप 3386 को 21 से डिवाइड किया तो ये विद इन द ग्रुप वेरिएंस आ गई। तो आपके पास दोनों वेरिएंसेस मौजूद हैं। अब आपने क्या अप्लाई करना है? वैसे टोटल भी कैलकुलेट किया पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आपने एफ टेस्ट अप्लाई करना है। MS यानी मीन ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप डिवाइड बाय मीन ऑफ द स्क्वायर विद इन द ग्रुप, इससे आपके पास एफ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास टेबल में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करना है? इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो f इज इक्वल टू 951 डिवाइड बाय 161, आंसर इज 5.9। आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई?
5.9। ये कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। आपने खुद से विद इन द ग्रुप वेरिएंस भी कैलकुलेट किया, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस भी कैलकुलेट किया, फिर बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस को डिवाइड कर दिया विद इन द ग्रुप वेरिएंस पे, और आपके पास आंसर आया 5.9। दैट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपने टेबल वैल्यू देखनी है, तो टेबल वैल्यू देखने के लिए आपको क्या चाहिए? टेबल वैल्यू के लिए आपको पास डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, जबकि विद इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम 21 है। तो ऊपर से आपने क्या करना है? 2 देखना है, और साइड से आपने 21 देखना है। दोनों जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे वो टेबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप देखें f 0.05 यानी प्रोबेबिलिटी 2 और 21, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है न्यूमरेटर का, 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिनोमिनेटर का, और इसका आंसर आता है 3.4668। ये देखें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का था, यानी बिटवीन द ग्रुप, 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम था विद इन द ग्रुप। तो 2 और 21 आके इस पॉइंट पे मिल जाते हैं 3.4। तो टेबल वैल्यू क्या है? f टेबल इज इक्वल टू 3.4, जबकि f कैलकुलेटेड क्या थी? 5.9। तो अब जाहिर सी बात है 5.9 ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर हो तो उस वक्त नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ग्रुप्स, उन तीनों का मीन आपस में इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट। तो एनोवा से पता चलता है कि कम से कम वन ऑफ द ग्रुप इनमें से डिफरेंट है, यानी फ्रंट, मिडल और बैक तीनों में से एक ग्रुप डिफरेंट है। एक बात याद रखें, एनोवा आपको ये नहीं बताता कि फ्रंट वाला डिफरेंट है, मिडिल वाला डिफरेंट है या बैक वाला डिफरेंट है। एनोवा सिर्फ ये बताता है कि तीनों ग्रुप्स इक्वल नहीं है, कोई एक इनमें से है जो डिफरेंट है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा वाला डिफरेंट है? उसके लिए फिर आपको अलग से टेस्ट करना होता है, पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं। वो इस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे आगे फिर एक और टेस्ट होता है पोस्ट हॉक टेस्ट। यहां तक हमने एनोवा परफॉर्म किया और एनोवा से साबित किया कि तीनों ग्रुप्स का मीन सेम नहीं है। ये आपके पास यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ बायोस्टैट्स का जितना भी कोर्स था 15 यूनिट्स थे वो तमाम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मज़ीद वीडियोस मैं अपलोड करूंगा MCQs के हवाले से, हर एक यूनिट के ऊपर अलग अलग से MCQs बनाऊंगा जो KMU बेस्ड होंगी। जो पेपर आता है आपका वो जिस तरह से MCQs उसमें आते हैं, ताकि आपके लिए बायोस्टैट्स का पेपर आसान से आसान हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर बायोस्टैट्स कोर्स। थैंक यू।